हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एमजीसीआई की मोस्ट अवेटेड, मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो चुकी है। इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है, टेस्ट सीरीज आ चुकी है और 16 फरवरी 2025 को पहला पेपर भी हो चुका है और मैं आया हूं आपके सामने फिजिक्स का सॉल्यूशन लेकर। ठीक है, तो ज्यादा इंतजार नहीं कराते, सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस बता देता हूं। ये लो बच्चों सिलेबस। तो टेस्ट में क्या क्या पूछा गया है, किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए वो ये रहे आपके सामने। वेक्टर, 1D 2D, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन। तो ये थे वो टॉपिक्स, वो चैप्टर जहां से क्वेश्चन पूछे गए। तो क्या बोलते हो, शुरू करना चाहिए? आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। वन बाय वन सारे सॉल्यूशन बताऊंगा, ध्यान से देखना, उनको समझना और समझना कि किस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए था और क्या अप्रोच होना चाहिए थी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है भैया, ये आ गया आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। इंक कलर चूज कर लेता हूं, येलो, ये थोड़ा ठीक दिखेगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया 1। फर्स्ट क्वेश्चन वेक्टर से दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, पेपर में पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों डुअल लैंग्वेज में सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक, तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी इससे फायदा ले सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी फायदा ले सकते हैं। दोनों ही मीडियम में मैं सॉल्व करने वाला हूँ, पूरा डुअल लैंग्वेज में चलने वाला है। तो दोनों में मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ। पहला वेक्टर जो है ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। बहुत इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। ठीक, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड अल्फा। तो एक बात बताओ बच्चों, जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या इसके लिए फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा है? डॉट प्रोडक्ट करना चाहिए हमें। और परपेंडिकुलर है तो क्या थीटा की वैल्यू 90 होगी और थीटा 90 है तो क्या डॉट प्रोडक्ट 0 होगा? क्या यही वो कॉन्सेप्ट है जिससे दो परपेंडिकुलर वेक्टर में अननोन की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है? जी हाँ, यही वो कॉन्सेप्ट है जिससे दो परपेंडिकुलर वेक्टर में अननोन की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? आई आई के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट कर लो, -2 इंटू 1 कर लो, 1 इंटू अल्फा कर लो और इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। 3 - 2 मिला 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 0, सो अल्फा इक्वल टू -1। इस तरह से हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिला ए। -1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, होपफुली पहला क्वेश्चन सबका बढ़िया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 2। एक कार ए से बी तक 20 की स्पीड से जाती है और 30 किलोमीटर से वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लौट कर आ जाती है। तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी? ठीक, तो पूरा चलने के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर है, रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 20 से जाती है, 30 से वापस आ जाती है, एवरेज पूछा है। ठीक है भाई साहब, बेसिक फॉर्मूला से कर सकते हैं। कार जाती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ना तो डिस्टेंस गिवन है, ना ही टाइम गिवन है, कैसे करें? मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक फॉर्मूला लगाओ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। हमेशा यही फॉर्मूला लगाओ, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, अच्छा डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, इसको एक्स कंसीडर कर लो। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, एक्स गया और एक्स आया। टाइम भी नहीं पता है, टाइम कैसे पता करें? क्या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? तो क्या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्स बाय वी लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक, तो एक्स बाय वी, तो एक्स बाय वी कितना है? जाते समय 20, आते समय वी कितना है? 30। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं, वी एवरेज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय एक्स कॉमन। 20 30 का एलसीएम ले लो, 20 इंटू 30, यहां पर आ जाएगा 20 प्लस 30। ठीक, तो x से x कैंसिल कर दो, तो 2 इस टर्म को मैं ले जाता हूं न्यूमरेटर में, 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 हो जाएगा 50। ठीक, क्या 5 से 20 को उड़ा सकते हैं 4 टाइम्स, है ना। तो 4 इंटू 3 हो गया 12, 12 इंटू 2 हो गया 24। सो 24 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड। क्या 24 हमें कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? यस, ऑप्शन नंबर बी में हमें 24 दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए लोग। 3 क्या बोल रहा है? 3 एक लिफ्ट का क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ गिवन है। ग्राफ जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। एक वीटी ग्राफ गिवन है,
मुझे लग रहा है येलो कलर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए मैं रेड कलर ले लेता हूँ। ठीक, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है ना। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये पूछना क्या चाह रहा है, एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट के वेग में परिवर्तन ग्राफ में प्रदर्शित है, लिफ्ट यात्री को किस ऊंचाई तक ले जाएगी, हाइट पूछी है, कहां तक लिफ्ट पहुंचा देगी भाई साहब। A lift is going up, the variation in the velocity of the lift as shown in the graph, what height to which the lift takes the passenger। ठीक, तो लिफ्ट पैसेंजर को किस हाइट तक पहुंचा देगी। तो क्या हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। यस, क्या ऐसे इस तरह से आपको सिखाया गया था कि एरिया वही होता है जो y और x एक्सिस की क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है। क्या y एक्सिस पर वेलोसिटी और x एक्सिस पे डिस्टेंस गिवन है, हमें टाइम गिवन है, सॉरी x एक्सिस पे टाइम गिवन है। तो क्या वेग गुणित समय, वेलोसिटी इनटू टाइम को मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट, दूरी। क्या इसको डिस्प्लेसमेंट या हाइट या दूरी कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, इस पूरे ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राइंगल का एरिया लिख रहा हूं बच्चों। तो अगर हमें हाइट चाहिए तो ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो बेस है 2 और हाइट है 3.6, तो बेस है 2, हाइट 3.6 प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, इस चतुर्भुज का एरिया, इस आयत का एरिया लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है यहां से 10 - 2 8 और ब्रेड्थ है इसकी 3.6 प्लस इस ट्राइंगल का एरिया लिखते हैं हाफ 12 - 10, बेस तो इसका भी 2 है और हाइट सबकी 3.6 गिवन है। 3.6, ये 2 यहाँ पर कैंसिल, ये 2 यहाँ पर कैंसिल। ठीक, तो ये तो हो गया आपका बच्चों 3.6 3.6 3 प्लस 3 हो गया 6 6.6 हो गया 1.2। ठीक, तो क्या ये 7.2 हो जाएगा, है ना। और ये आपका हो जाएगा अप्रॉक्स 24, तो हो जाएगा 8 × 3 से और 4.8 हो जाएगा, तो 28.8 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 28.8। अगर इसको अप्रॉक्स कैलकुलेशन में मैं लेकर जाऊं तो ये 36 के आसपास कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर होगा 36 मीटर। ठीक, क्या बोलते हैं 36 मीटर, ये आंसर सबने टिक किया था। अभी तक के सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सही करो, 4 नंबर सब में लेकर आओ, है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं 4 पर। 4 क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है दो बिल्डिंग ए तथा बी एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर, बहुत बढ़िया, 50 मीटर दूर दो बिल्डिंग, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, किस वेग u से गेंद को बिल्डिंग ए के शीर्ष से फेंका जाए कि वह धरातल से 25 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिल्डिंग बी की खिड़की में प्रवेश कर जाए। बहुत बढ़िया, ए से फेंको बी की खिड़की में, ए से बॉल बी की खिड़की में फेंकनी है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर है और हाइट 25 मीटर। मतलब हमें अगर ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़े, टोटल है 150। अच्छा एक मिनट, इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, एक बार बताया था। टू बिल्डिंग्स ए एंड बी आर 50 मीटर अपार्ट एज शोन, मतलब दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल, मतलब ये पूछा है हमसे, ये यू की वैल्यू पूछी है। मस्ट थ्रो फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए सो दैट इट एंटर into window of building B which is 25 meter above from the ground। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो इस रेंज में हुआ है, इस हाइट में हुआ है, तो 150 - 25 कर लेते हैं बच्चों। 150 - 25 कर लेंगे तो क्या ये 125 मीटर हाइट आ जाएगी। ठीक, और यहां से आता है कि रेंज गिवन है 50, वेलोसिटी पूछी है, तो क्या हम चुपचाप रेंज का फॉर्मूला लगा दें, u/2h/g। क्षैतिज परास का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, r = u/2h/g। बेसिक क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला r = u/2h/g लगा के सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले मैं स्क्वायर कर देता हूं, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा r² = u²2h/g। नाउ रेंज कितनी गिवन है 50, r² है तो ये इसको लिख सकता हूं मैं 50 × 50, u², अच्छा यही तो पूछा है हमसे, u² ट्वाइस h कितना 125 डिवाइडेड बाय g, इसको 10 ले लेते हैं। ठीक है, 25 से उड़ा दो 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल कर दो 10 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो 10 × 10, तो u = 10। इसका मतलब हमें बॉल को फेंकना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर हम बॉल को 10 × 10 आया, u² की वैल्यू है, स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो, 10 × 10 से 10 मिले, तो 10 मीटर पर सेकंड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 5 5
इको हो रहा है? नहीं, 3 बार बोला है। एक बस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करती है और उसी वक्त बस से 48 मीटर पीछे खड़ा लड़का एक व्यक्ति, लड़का बोल दिया गलती से, व्यक्ति बस पकड़ने के लिए 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ना प्रारंभ करता है। कितने समय पश्चात व्यक्ति बस को पकड़ लेगा? ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A bus begin to move with an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे मैं बस बना लेता हूँ। ठीक, बस कितने एक्सेलरेशन से चल रही है बच्चों? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो बस चल रही है। ठीक, रेड कलर ठीक दिख रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से बस स्टार्ट हुई, मतलब बस की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक, बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इसने स्टार्ट लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंक कलर मुझे यहाँ पर येलो ले लेना चाहिए, ब्लैक पे ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक, और ये बोल रहा है कि एट द सेम टाइम अ मैन हु इज 48 मीटर बिहाइंड, मतलब यहां से 48 मीटर पीछे, यहां से 48 मीटर पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक, उसी समय ये भागना शुरू करता है। स्टार्ट्स रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। ये कितने से भाग रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से भागना शुरू करता है टू कैच द बस। ये चाहता है बस को पकड़ ले। द मैन विल बी एबल टू कैच द बस आफ्टर, मतलब समय पूछा गया, मतलब क्या पूछा गया हमसे? कितने टाइम बाद ये बस को पकड़ लेगा। तो देखो बस यहां से चली, आदमी यहां से भागा और मान लो यहां आके उसने बस को पकड़ लिया। कितना चल के? जब बस x चल चुकी थी तब इसने बस को पकड़ लिया। बस जब x चल चुकी थी तो इसने बस को पकड़ लिया और ये खुद कितना भागा? ये खुद भागा 48 प्लस एक्स। इसको खुद को कितना भागना पड़ा? 48 प्लस एक्स। अब क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है तो इसकी स्पीड को लिख सकता हूं मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। इसकी स्पीड कितनी है बच्चों? 10। कितनी दूरी है भागा? 48 प्लस एक्स। और कितना टाइम इसने लिया? टी। कितना टाइम इसने लिया? टी। ठीक, तो यहां से हम x की वैल्यू बना लेते हैं, तो x की वैल्यू मिलेगी 10t माइनस 48। x की वैल्यू बना लेते हैं तो ये हमें मिलेगी 10t माइनस 48। अब बस कितना चली बच्चों यहां से यहां तक? बस चली x, लेकिन बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और बस का त्वरण एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मतलब बस एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। तो सेकंड पार्ट अगर इसका सॉल्व करें तो क्योंकि एक्सेलरेशन है हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना पड़ेगी। तो इसको मैं लगाता हूं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये टर्म 0 हो गई। बस चली x इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन है 1 टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों टी स्क्वायर बाय 2। x की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर बाय 2। क्योंकि हमें टाइम चाहिए तो मैं x को रिप्लेस कर देता हूँ। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ टी स्क्वायर बाय 2 और 2 को इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 20t माइनस 48 इंटू 2, है ना। 48 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 96। करेक्ट है? 48 इंटू 2 कर लो, है ना, 96। तो इक्वेशन मिली टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल टू 0। ठीक, इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 12 8s आर 96, ये होता है 12 8s आर 96 और 12 प्लस 8 करने पे 20 भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर फैक्टर्स हो रहे हैं। तो फैक्टर्स बना लेते हैं, है ना। तो इस 20 को मैं लिख सकता हूं क्या? 12 प्लस 8 टी प्लस 96 इक्वल टू 0, है ना। इसको लिख सकता हूं मैं 12 प्लस 8। तो ये मिलेगा हमें टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 इक्वल टू 0। टी कॉमन, टी माइनस 12 माइनस 8 कॉमन, टी माइनस 12 इक्वल टू 0। तो t माइनस 12 से एक आंसर तो आ जाएगा 12 और t माइनस 8 से एक आंसर तो आ जाएगा 8 सेकेंड। ठीक, तो 8 सेकेंड और 12 सेकेंड दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन 12 ऑप्शन में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 8 सेकेंड। ठीक, 8 सेकेंड बाद वो बस को पकड़ लेगा। ठीक, बस पकड़ा दी है। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ठीक है, और रेड कलर भी ले लेते हैं। ठीक है भाई, दिए गए चित्र में दीवार तथा ए और बी की स्पर्शी सतह खुरदुरी है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है, ए और दीवार के बीच में फ्रिक्शन है।
साम्यावस्था में बी पर ए के द्वारा लगाया गया घर्षण बल होगा। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द वॉल इज रफ एंड द सरफेस ऑफ ए एंड बी इन कॉन्टेक्ट आर रफ। मतलब ये वाली सरफेस भी रफ है और ये वाली सरफेस भी रफ है, मतलब रफ होने का मतलब दोनों पे फ्रिक्शन है। द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, बी पे फ्रिक्शन पूछ रहा है ड्यू टू ए के कारण बी पे फ्रिक्शन पूछ रहा है। तो एक बात बताओ बच्चों, इधर से फोर्स लगा के हम इसको होल्ड कर रहे हैं, तो बी का वेट किस डायरेक्शन में काम करेगा? इस डायरेक्शन में। तो बी अपने वेट के कारण नीचे गिरना चाहता है। बी क्या चाहता है? बी अपने वेट के कारण नीचे गिरना चाहता है, लेकिन कोई तो है जो इसे बचा रहा है। कौन बचा रहा है? ए और बी के बीच का फ्रिक्शन। तो अगर ये फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तभी बी को बचा सकता है। तो बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन बी पर क्या हो जाएगी? ए के कारण इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, ऊपर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 10 ग्राम की गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक ठोस सतह से लंबवत टकराकर, एक ठोस सतह से लंबवत टकराकर समान चाल से प्रतिक्षिप्त होती है। यदि गेंद 0.01 सेकंड तक सतह के संपर्क में रही तो सतह द्वारा गेंद पर लगाए गए बल का मान। ठीक है भाई साहब, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। बॉल weighing 10 ग्राम hits a hard surface perpendicularly। अच्छा, बॉल का मास यहां लिख लेता हूं मैं, 10 ग्राम दिया। ठीक, स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, बॉल टकराती है और सेम स्पीड से रिबाउंड होती है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से वापस भी आ जाती है। देन द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द वॉल इज। ठीक है, एवरेज फोर्स पूछा है। अब एक बात बताओ, बॉल जब गई तो क्या वो mv मोमेंटम से टकराई, और जब बॉल वापस आई तो क्या वो माइनस mv मोमेंटम से वापस आई? तो क्या इसके मोमेंटम में, संवेग में परिवर्तन हुआ? कितना परिवर्तन? फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस mv माइनस mv, फाइनल माइनस mv, इनिशियल mv। तो क्या -2 mv का चेंज आया? माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो हो जाएगा 2mv। संवेग में परिवर्तन का परिमाण 2mv। 2 द्रव्यमान कितना गिवन है, मास कितना गिवन है, 10 ग्राम। इसको किलो में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देता हूं। वेलोसिटी गिवन है 5। ठीक, तो 5 इंटू 2 से हो गया 10, और एक 10 पहले से है तो 10⁻² इंटू 10⁻³ तो ये मिल गया 10 इनवर्स, 2 - 3 मिल गया -1। ये तो आ गया मोमेंटम में चेंज। लेकिन ये पूछ रहा है हमसे फोर्स एक्सर्टेड, बल पूछा गया है। तो फोर्स होता है भैया dp/dt, न्यूटन दादा बता गए सेकंड लॉ में कि फोर्स होता है संवेग में परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स की वैल्यू 10, मोमेंटम की वैल्यू 10⁻⁻1। और टाइम कितना लगा था भाई साहब? देख लो कहां दिया है, टाइम कितना था? 0.01 सेकेंड, ये रहा 0.01। तो पॉइंट हटा दो, 2 0 बढ़ा लो। ठीक, 2 0 बढ़ा लेंगे तो 2 - 1 से 10 न्यूटन। तो इस तरह से आंसर आ जाता है 10 न्यूटन। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है चिकनी क्षैतिज सतह पर रखे हुए ब्लॉक ए, बी तथा सी जिनका द्रव्यमान 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल चित्रानुसार आरोपित किया जाता है। 2 किलोग्राम के ब्लॉक पर लगने वाला परिणामी बल बताओ। ठीक है, horizontal force of 10 Newton is acted upon by 3 blocks A, B, C, masses 2, 3, 5, kept on a horizontal smooth surface as shown in the figure. Find the net force। ध्यान से देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, नेट फोर्स है ना, परिणामी बल हमें बताना है, नेट फोर्स बताना है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, टोटल फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, टोटल मास 5 + 3 + 2 दैट इज 10, 5 और 3 2 5 10, 10 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना मिल गया हमें? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि ये पूरा के पूरा सिस्टम, ये पूरा के पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है। हमसे बोला है 2 kg पर नेट फोर्स, और जो नेट फोर्स है वही इस 2 kg को चला रहा होगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ 2 kg को यहां पर ड्रॉ करूं और यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा वो होगा इसका मास और इसका एक्सेलरेशन। तो 2 × 1 दैट इज 2 न्यूटन।
2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 न्यूटन। इसका मतलब इस डायरेक्शन से इस पर 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। इधर से लग रहा है 10, इधर से लग रहा है 8, नेट हो गया 2। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 न्यूटन। 2 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। ब्लॉक ए का त्वरण क्या है जब निकाय विराम से मुक्त किया जाता है? अच्छा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट? ठीक है भाई साहब, इसका जो वेट होगा क्या वो 2 mg होगा? इसका जो वेट होगा क्या वो mg होगा? क्या पूरी की पूरी रोप एक ही है? एक ही रोप है मतलब सेम टेंशन। अब क्योंकि इसका वेट ज्यादा है तो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे और इसका वेट कम है तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर चलेगा। एक ही रोप। ठीक, और हमसे पूछा है कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, है ना? किसका एक्सेलरेशन पूछा है हमने? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, मतलब इसी का एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक है, तो इक्वेशन बना लेते हैं बच्चों। ये जा रहा है ऊपर, एक फोर्स नीचे एक ऊपर, तो ऊपर वाला बड़ा, इक्वेशन वही बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू एम है ना? ये बन गई अपनी इक्वेशन 1। इस पे नीचे वाला फोर्स बड़ा ऊपर वाला छोटा क्योंकि नीचे जा रहा है, तो ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इक्वल टू एम ए। ये क्या पूछा है हमसे? एक्सेलरेशन पूछा है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते तो ये प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो जाएगा। 2mg माइनस mg से हमें मिलेगा mg और 2ma प्लस ma मिलेगा 3ma। m से m उड़ा दो तो एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा g/3 डाउनवर्ड्स, क्योंकि a नीचे जा रहा है तो g/3 अपवर्ड, g/3 डाउनवर्ड। ये रहा करेक्ट आंसर, विल बी g/3 डाउनवर्ड। 10, क्वेश्चन नंबर 10। एक 60 किलोग्राम का बंदर एक रस्सी पर चढ़ता है जो अधिकतम 900 न्यूटन को सह सकती है। रस्सी टूट सकती है यदि बंदर, ठीक है भाई, बंदर स्टंट कर रहा है 60 किलो का। मंकी क्लाइम ऑन अ रोप विच कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 900 न्यूटन। ठीक है भैया, जो रोप है आपकी वो कितना टेंशन सह सकती है? 900 न्यूटन का टेंशन सह सकती है। बंदर कितने किलो का है ये बंदर बना लेता हूं, है ना? ऐसे ही बनाऊंगा। बंदर कितने किलो का है? 60 किलो का। तो इसका जो मास है वो 60 है, तो इसका जो वेट होगा वो 600 हो जाएगा mg, तो 600 नीचे। अब रोप टूट सकती है तो अपन पता कर लेते हैं कितने एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है कि रोप ना टूटे। तो 900 ऊपर 600 नीचे, मास इसका 60, तो 900 माइनस 600, एक फोर्स ऊपर एक नीचे और इक्वल टू एम ए। मास कितना? 60 ए, तो 9 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300 इक्वल टू 60 ए। ठीक, तो 6 से अगर कैंसिल करें तो 5, तो मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हमें मिला। मतलब रोप को टूटने से बचाना है तो मैक्सिमम 5 या उससे कम के एक्सेलरेशन से बंदर को चढ़ना चाहिए। लेकिन अगर बंदर 5 से ज्यादा तेज चला तो रस्सी टूटी। 5 से ज्यादा तेज नहीं चलना चाहिए। और ये क्या बोल रहा है? द रोप विल ब्रेक इफ द मंकी क्लाइंब अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। पहले ऑप्शन में सही आंसर दिख गया। 5 से ज्यादा का आंसर, एक्सेलरेशन हमें 6 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। इससे पहले मैंने 10 करा था, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार 10। अब 11 पर आ जाते हैं। एक ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा व्यक्ति सिक्के को उछालता है। इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, सिक्का उछालता है। ठीक है, यदि सिक्का व्यक्ति के पीछे गिर जाता है, सिक्का उछाला, सिक्का पीछे चला गया, वो जा तो पीछे चला जाता है तो ट्रेन, इसका मतलब क्या बोल रहा है? अ पर्सन इज सिटिंग इन अ ट्रैवलिंग ट्रेन एंड फेसिंग इंजन, ही टॉसेस अप द कॉइन। ठीक, and the coin falls behind him, it can be concluded that the train is। देखो, अगर उसने सिक्का ऐसा उछाला है ना, कॉइन टॉस किया है, तो कॉइन उसके हाथ में गिरना चाहिए था। कॉइन उसके हाथ में गिरना चाहिए था अगर ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती। ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, जो स्पीड आदमी की है वही सिक्के की है। कॉइन टॉस किया, दोनों की स्पीड सेम थी, कॉइन हाथ में आया, लेकिन कॉइन गिरा है पीछे। इसका मतलब जैसे ही कॉइन हवा में गया, ट्रेन पे लगा एक्सटर्नल फोर्स इंजन से और ट्रेन ने अपनी स्पीड बढ़ा ली।
अगर ट्रेन स्पीड बढ़ा ले तो आदमी की स्पीड, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा है ट्रेन के कांटेक्ट में, तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, लेकिन कॉइन तो हवा में, उसकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए वो पीछे गिर जाएगा। इसका मतलब अगर ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ाए तो ये कंडीशन पॉसिबल है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? मूविंग फॉरवर्ड एंड गेनिंग स्पीड, करेक्ट, पहले ही ऑप्शन सही दिखा, आगे की ओर गतिशील है, चाल बढ़ रही है, यही करेक्ट आंसर। 12 पे आते हैं। निम्न बल विरामावस्था आरेख में x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 20 तक किया गया कार्य है। वर्क पूछा है इन द फॉलोइंग फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वर्क डन। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वर्क पूछा है, तो क्या वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो भी प्रोडक्ट से मिलता है क्या वो एरिया से मिलता है? जो भी प्रोडक्ट से मिलता है वो किससे मिलता है? क्षेत्रफल से, एरिया से। तो हमें इसका एरिया निकालना चाहिए। तो देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5, ये एरिया हो गया 50। इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ, बेस कितना हो गया इसका? 5, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो ये हो गया आपका 25, है ना। और इसका इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक? 10 इंटू हाइट कितनी है इसकी? -20, है ना, तो ये हो जाएगा -100। तो ये हो गया आपका, इन दोनों का सम कर लो तो ये हो गया आपका 75 और ये हो गया -100। तो आंसर आएगा आपका 75 माइनस 100, दैट इज -25 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा -25 जूल। नेगेटिव वर्क ज्यादा हो रहा है, पॉजिटिव वर्क कम हो रहा है, इसलिए आंसर नेगेटिव आ रहा है। 13, संवेग को 20% से बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। मोमेंटम को इंक्रीज करा 20%, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कितने से? ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेना चाहिए, ब्लैक कलर पे लिखना। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन √2m ही होता है ना, √2m ही होता है। लेकिन चेंज किस में कर रहे हैं अपन? मोमेंटम में। काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछा है तो इसको p² इक्वल टू 2m भी लिख सकता हूं मैं, है ना। तो क्या E इक्वल टू p² बाय 2m लिख सकता हूं मैं? ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। तो अगर हम मोमेंटम में चेंज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, है ना। मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20, मतलब जो मोमेंटम था ये, इसको 20 से बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ठीक, तो एक काम करता हूं मैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E1, इनिशियल मोमेंटम P1 को 100p बोल देता हूँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी E2 और फाइनल मोमेंटम को 120p बोल देता हूँ। क्यों ऐसा करा मैंने? अगर मैं इनिशियल को 100 बोल दूं तो 20% बढ़ाना कितना आसान होगा, 20 से बढ़ा दो तो फाइनल 120p हो गया। तो अगर यहाँ से E1 की वैल्यू लिखी जाए इस फॉर्मूले से, तो उसे लिख सकते हैं 100p बाय 2m, इस तरह से लिख सकते हैं। और E2 की वैल्यू लिखी जाए तो उसको क्या लिख सकते हैं? 120p बाय 2m, है ना, 120p का स्क्वायर। दोनों को अपन रेशियो ले लेते हैं। जब हम रेशियो लेंगे तो हमें मिलेगा E1 डिवाइडेड बाय E2 इक्वल टू, ये p भी कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 0 भी कैंसिल हो जाएंगे, 10 स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा हमें 100 और 12 स्क्वायर ये मिलेगा 144। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो E2 की वैल्यू मिलेगी आपको 1.44 E1, 100 से डिवाइड लगा दो तो ये मिल गया E2। लेकिन हमें तो परसेंटेज चेंज इन E पूछा है। परसेंटेज चेंज इन E क्या होगा? फाइनल E2 माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%, यही परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। और फाइनल वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1.44 E1 माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है? इनिशियल तो E1 है, डिवाइडेड बाय E1 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो 1.44 E1 माइनस E1, तो ये तो 0.44 E1 बाय E1 इंटू 100% मिल जाएगा हमें। ठीक, तो E1 अगर हमें कैंसिल कर दूं तो आंसर विल बी 44%। तो इस तरह से आपका सही जवाब क्या होगा? 44%। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 13 हो चुका है, 14 पे आ जाते हैं और इंक कलर रेड कर लेते हैं। किसी कण की स्थितिज ऊर्जा का दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ में प्रदर्शित है। कण पर लगने वाला बल कहां पर शून्य होगा? ठीक है, the potential energy of particle varies with distance x as shown in the graph. The force acting on the particle is 0. फोर्स के बारे में पूछा है, तो क्या बच्चों फोर्स माइनस du बाई dx होता है? जो भी रेशो से मिलता है क्या वो स्लोप से मिलता है? जो भी रेशो के इक्वल होगा, मतलब इसका और इसका डिवीजन जो भी होगा वो किससे मिलेगा? स्लोप से। और जो भी इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो किससे मिलेगा? एरिया से। ये दो फंडे ग्राफ के, बस दो याद कर लो कि जब भी आप एक्स और वाई की क्वांटिटी का प्रोडक्ट करोगे वो क्वांटिटी एरिया से मिलेगी। जब भी इन दोनों का रेशियो लोगे उससे जो भी मिलता है वो
स्लोप से मिलेगा। ठीक, तो अब ये बोल रहा है कि कहां पर फोर्स जीरो होगा, बल कहां पर जीरो होगा, ये लिखा ना, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो एट, तो फोर्स वहां पर जीरो होगा जहां पे स्लोप जीरो होगा, और स्लोप कहां पे जीरो होगा पता कर लेते हैं, टेंजेंट बना लेते हैं। ए पे स्लोप नहीं, ये लो भाई, बी पे टेंजेंट बन गया पैरेलल, सी पे भी टेंजेंट बन गया पैरेलल, तो क्या इसका स्लोप जीरो दिखाई दे रहा है, क्या इसकी प्रवणता जीरो दिखाई दे रही है, क्या इन दोनों लाइन का एक्स के साथ एंगल जीरो दिखाई दे रहा है, एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल जीरो है तो इन दोनों का स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है मतलब इन दोनों पॉइंट पर फोर्स जीरो है, तो आंसर विल बी बी एंड सी। कहां पर दिया है, बी तथा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। 15, एक 2 kg ये इंक कलर चेंज कर लेता हूं फिर से, 2 kg के द्रव्यमान को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। 2 kg कितनी हाइट से गिरा रहा है, 10 मीटर। इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करो जब 5 मीटर गिर जाता है, तो जब ये यहां से 5 मीटर गिर जाएगा, यहां से 5 मीटर गिर के यहां पहुंच गया, तो यहां पर v पता कर लेते हैं, गतिज ऊर्जा पूछना है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, मास ऑफ 2 kg ये रहा, ड्रॉप फ्रॉम 10 मीटर हाइट, ये रही 10 मीटर हाइट, फाइंड आउट गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यहां से यहां तक आने में काइनेटिक एनर्जी में कितनी बढ़ेगी। अच्छा, इनिशियली तो जीरो है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो उतनी ही बढ़ेगी जितनी इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी व्हेन इट फॉल थ्रू 5 मीटर। 5 मीटर गिरने के बाद, मतलब हमें सिंपली यहां पर वेलोसिटी चाहिए, तो यहां पर वेलोसिटी निकालने के लिए या तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, या तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, या 1D से अपन वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मुझे 1D थोड़ा ज्यादा आसान दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, तो मैं वो लगा लेता हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। फाइनल स्पीड हमें चाहिए, इनिशियल जीरो है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया था, 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा -10, है ना, और डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है -5, तो ये फिर से प्लस हो जाएगा 5, तो v स्क्वायर आ गया 10 इंटू 10, देखो 2 इंटू 5 को मैंने लिख दिया 10 इंटू 10, ये v स्क्वायर की वैल्यू, तो v की वैल्यू मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया, अरे तो वेलोसिटी है भाई, हमसे तो काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ क्या मैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास कितना गिवन था 2 kg, वी स्क्वायर 10 स्क्वायर करेंगे तो 100, तो आंसर आएगा 100 जूल, 100 जूल, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, व्हाइट पे दिख नहीं रहा इसलिए मैं इसको इस तरह से हाईलाइट कर रहा हूँ, बी हो जाएगा आपका सही जवाब। 15 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, सब ध्यान से देख रहे हो ना, सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखो और देखो आपने इसी तरह सॉल्व करे या नहीं, और अगर आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आ रहे तो सीखो इन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए था। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलर येलो ही चलने देते हैं, ठीक है। 16 kg का एक पिंड चिकने क्षैतिज तल पर गति करता हुआ 100 न्यूटन पर मीटर के नियतांक की एक स्प्रिंग को 1.6 मीटर से विस्थापित कर विराम में आ जाता है, तो पिंड का वेग, अ ब्लॉक ऑफ मास 16 kg, ऐसा कुछ बना लेते हैं, 16 kg का एक ब्लॉक, समझ गए, इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड कम्स टू रेस्ट, मूव कर रहा है एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर, मतलब यहां पर एक स्प्रिंग थी जिसे ये कंप्रेस कर चुका है, कितना कंप्रेस कर चुका है 1.6 मीटर से, और स्प्रिंग का के गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर, देन इट्स वेलोसिटी वाज, तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी कि जब ये स्प्रिंग से टकराए तो उसको 1.6 मीटर से कंप्रेस कर दे, 1.6 मीटर से संपीड़ित कर दे, तो इसकी स्पीड क्या रही होगी। एक बात बताओ बच्चों, जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो ब्लॉक तो रेस्ट में आ जाएगा, और अगर ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कहां गई, वो काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में चली गई क्योंकि स्प्रिंग में आ गया कंप्रेशन, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर पूरी की पूरी स्टोर हो गई स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर में, ठीक, तो हाफ, मास कितना है 16, वेलोसिटी यही पूछी है हमसे, वी तो पूछा है ना, देन इट्स वेलोसिटी वाज, देखो वेलोसिटी ही पूछी गई है, तो वी स्क्वायर हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट के कितना गिवन है 100, और x कितना गिवन है 1.6, तो इस 1.6 को मैं दो बार लिख लेता हूँ, ठीक, तो ये हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया भाई साहब, तो वी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा, इस 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 16 इंटू 16 हो जाएगा,
और डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, एक 16 कैंसिल हो जाएगा और 16 v स्क्वायर की वैल्यू है, तो रूट आपका 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 16 का रूट ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। करेक्ट आंसर बी, ऐसे कर देता हूं, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, 16 क्वेश्चन हो गए। 17, प्रारंभ में विराम में स्थित द्रव्यमान 3 किलोग्राम के एक कण को समय परिवर्ती शक्ति v बराबर 2t दी जाती है, t बराबर 4 सेकंड पर कण की गतिज ऊर्जा है। A time varying power p equal to 2t is applied on a particle of mass 3 kg initially at rest। ठीक है भाई साहब, टाइम वेराइंग पावर क्यों? क्योंकि यहाँ t गिवन है तो पावर तो वेरिएबल हो गई। अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 3 kg इनिशियली एट रेस्ट, तो पार्टिकल का मास है 3 kg जो इनिशियली रेस्ट में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकंड, तो t इक्वल टू 4 सेकंड पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बच्चों क्या पता है, पावर वर्क अपॉन टाइम होती है, और वर्क को लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं इसको dk बाय dt इक्वल टू पावर लिख लूं? वर्क को मैंने लिख दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये भी लिखा जा सकता है, तो dk इक्वल टू p dt भी लिखा जा सकता है। दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगा हमें 4 सेकंड पर, 4 सेकंड पूछा है तो 0 से 4 लिमिट डाल दो, पावर की वैल्यू 2t यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2t dt लिमिट फ्रॉम 0 से 4, क्योंकि 4 सेकंड बाद पूछा है हमसे, है ना? ठीक है भाई साहब, 2 बाहर, t का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाय 2, लिमिट आ गई 0 से 4, ये कैंसिल हो गया, हमें मिला 4 स्क्वायर माइनस 0, 16 सेकंड, 16 सॉरी सेकंड नहीं, एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, 16 जूल, एनर्जी का कैलकुलेशन है, जूल में मिलेगा 16 जूल। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 80, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा यदि लंबाई व समय के मात्रक बदलकर क्रमशः किलोमीटर तथा घंटा कर दिया जाए तो त्वरण का नया संख्यात्मक मान क्या होगा? ये तो कन्वर्जन का एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा दिखाई दे रहा है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम, लेंथ और टाइम को बदलना है, लेंथ की यूनिट क्या कर देनी है हमें? किलोमीटर, टाइम की यूनिट क्या कर देनी है हमें? आर, रिस्पेक्टिवली। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन थोड़ा आसान तरीके से करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं इसको यूनिट डायमेंशन से भी बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा आसान तरीके से करते हैं। क्या मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए किलो से मल्टीप्लाई, किलो से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये जो किलो से मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये तो बन जाएगा किलोमीटर, ये तो बन जाएगा किलोमीटर, लेकिन ये किलो आपके किसी काम का नहीं, ये किलो किसी काम का नहीं, तो इसको इसकी वैल्यू रख दो, तो 10 टू द पावर 3, और ये न्यूमरेटर में गया तो -3, तो यहां तो बन गया किलोमीटर, लेकिन डिवाइड में लिखा है सेकंड, तो 3600 सेकंड इक्वल टू होता है 1 आवर, तो 1 सेकंड इक्वल टू हो जाएगा 1/3600 आर, तो जहां लिखा है सेकंड स्क्वायर वहां मैं क्या लिखूंगा? 1/3600 आर, ठीक, 3600 आर स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा आपका आर स्क्वायर और यहां आ जाएगा 3600 का स्क्वायर, ठीक, इससे एक ये कैंसिल कर दो तो -2 हो जाएगा, तो 3600 इंटू 3600 इंटू 10 टू द पावर -2, -2 से 2 जीरो और उड़ा दो तो 3600 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा कुछ 129600 आपका आंसर आ जाएगा, तो इस तरह से वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इजी था, इजी क्वेश्चन था। सेकंड की जगह आपको लिखना था 1/3600 आर, मीटर को किलो से मल्टीप्लाई, किलो से डिवाइड करके किलोमीटर बना देता था, 1 किलो हटा देना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान तथा आयतन क्रमशः इतना और इतना है, घनत्व में अधिकतम संभव त्रुटि होगी, घनत्व की त्रुटि पूछ रहा है। मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी फाउंड टू बी दिस, है ना, मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली, देन मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ये पूछा है। एक बार बताओ बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है अपना मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मैं परसेंटेज एरर के टर्म में लिखूं तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ऐसा लिखा जा सकता है। क्या परसेंटेज एरर इन मास को लिख सकते हैं del m by m इंटू 100%,
इसको लिख सकते हैं डेल वी बाय वी इंटू 100%, ऐसा लिखा जा सकता है। तो डेल एम, मास के कैलकुलेशन में कितना एरर हुआ था? मास का कैलकुलेशन क्या है? मास एंड वॉल्यूम, मतलब पहली वैल्यू मास, एरर हुआ था 0.05 का, और मास की एक्चुअल वैल्यू थी 5 मल्टीप्लाइड बाय 100%, प्लस वॉल्यूम में कितना एरर हुआ था? 0.05, तो 0.05, और वॉल्यूम की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 1 इंटू 100%। अगर आपने एरर ढंग से पढ़ा है तो ये बहुत ही आसान चीज है। पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा देते हैं, इससे कैंसिल करेंगे तो 5, और ये तो आ गया 1। पॉइंट हटा के 2 0 यहाँ भी बढ़ा देता हूँ, ये कैंसिल, ये आ गया 5, तो ये आ गया 1%, और ये आ गया आपका 5%, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6%। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही, 6% करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दीवार के तल से 6 मीटर दूर से एक पिंड को 36 से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, वह दीवार को ठीक छूते हुए दूसरी तरफ दीवार से 3 मीटर की दूरी पर गिरता है, तो दीवार की ऊंचाई होगी। Particle is projected at an angle 45 degree from horizontal 6 meter away from the foot of a wall। देखो समझते हैं क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो बोल रहा है कि 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया है ना, 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल 6 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वॉल, मतलब यहाँ पे कोई दीवार है उससे 6 मीटर पीछे। It just touches the top of the wall and fall on the ground on opposite side at distance 3 मीटर। तो ये यहां से टकराया और 3 मीटर पीछे जाके गिर गया। इसका मतलब हमें रेंज मिल गई 6 + 3, रेंज क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज हमें मिल गई 9 मीटर, है ना। द हाइट ऑफ द वॉल इज, तो वॉल की हाइट पूछ रहा है, तो वॉल की हाइट y ले लेते हैं। क्या इसमें यहां से यहां तक का x कोऑर्डिनेट हमें पता है 6 है? इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री पता है। क्या ट्रेजेक्टरी लगाना चाहिए बच्चों? ट्रेजेक्टरी का ये वाला फॉर्म में यूज कर रहा हूं, x tan थीटा ब्रैकेट 1 - x by r, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। तो y की वैल्यू हमें चाहिए, x कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक कितना गिवन है 6, तो ये हो गया 6, थीटा गिवन है 45, तो tan 45 हो जाएगा 1, यहां मिलेगा 1 - x by r, तो x की वैल्यू हो गई 6 और रेंज हो गई 9 मीटर। ठीक ठीक, तो 2/3, 1 - 2/3 मतलब 1/3, तो ये आ गया आपका 6/3, तो ये आ गया 2 मीटर। ठीक, कुछ गलती कर दी मैंने, 1 - 2/3, 1/3, 2 मीटर करेक्ट। तो दीवार की हाइट आ जाएगी 2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर आ चुके हैं। क्या बोल रहा है ये? चित्रानुसार एक गेंद को 36 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से 36 से ऊपर 37 डिग्री कोण पर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकती है, मतलब यहाँ से 37 पे 5 से फेंक दिया, धरातल पर इसकी क्षैतिज परास होगी। ठीक है, धरातल पर क्षैतिज परास पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ 36 मीटर हाई टावर विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल इज शोन, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन द ग्राउंड इज। रेंज पूछिए बच्चों। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, समझो इसको एक बात, कि अगर हम रेंज का फॉर्मूला लगाएं तो हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, रेंज का फॉर्मूला हमें ये देगा, लेकिन एक्चुअली ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, ये इससे थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इतनी इतनी डिस्टेंस से ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को आपने रेंज के फॉर्मूले से किया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करें? सबसे पहले तो इस 5 के कंपोनेंट बना लो, ये 5 है, ये एंगल कितना गिवन है 37 डिग्री, तो 5 के कंपोनेंट बना लो, तो ये हो जाएगा आपका u cos 37, cos 37 हो जाएगा 4/5, और ये हो जाएगा u sin 37, sin 37 हो जाएगा 3/5। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट तो आ गया आपका 3, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया 4। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल पूरे टाइम 4 से चलता रहा इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है भाई, तो 4 से चलता रहा, यहां से यहां तक चला, तो यहां से यहां तक आने में जितना टाइम उसने लिया उतने टाइम तक वो 4 से आगे बढ़ता रहा, तो जो रेंज है वो हो जाएगी 4 इंटू टाइम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू टाइम। तो हमें ये तो पता है कि 4 है, अगर टी की वैल्यू भी मिल जाए तो रेंज मिल जाएगी। अब टी कैसे कैलकुलेट करें? टी में इसको ऊपर से नीचे आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वर्टिकल पे करी 36 मीटर, तो टी इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन लगा देता हूं, s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहां लगा देते हैं। 36 मीटर तो -36
इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है कितनी 3, तो 3 टाइम की वैल्यू t, a की वैल्यू -10/2 t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर इधर ले आओ, -3t -36 इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर इसमें फैक्टर्स बनाने चाहे, चलो अपन ये फॉर्मूले से करते हैं, तो t इक्वल टू -b है ना, -b कितना हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 a c -36 डिवाइडेड बाय 2a हो जाएगा 10। तो अगर इसका प्रोडक्ट किया जाए तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा आपका 20 इंटू 36 करोगे तो 700, 709 का रूट ये हो जाएगा 27। आपको मिलेगा 3 + -7/10। तो अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हो तो t की वैल्यू मिलेगी 10/10, सॉरी 27 + 3 तो ये हो जाएगा 30/10, तो ये 3 मिलेगा, 27 तो एक वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगी, 3 - 27 जब हम करने जाएंगे, 3 - 27 करने जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो ये आ गया आपका 700, या 709 हो गया, इसका रूट ले लो 27 आ जाएगा, 27 + 3 30/10 से 3 मिल गया, तो टाइम की वैल्यू मिल गई 3। तो हमें t नहीं पता था, यहाँ रख देते हैं, तो 4 × 3 तो रेंज आ जाएगी आपकी 12, ये रहा 12 मीटर, 12 मीटर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक ब्लॉक को चिकने तल पर एक रस्से की सहायता से खींचा जाता है जो चित्रानुसार v वेग से गति करता है। ब्लॉक का क्षैतिज वेग होगा। क्षैतिज वेग, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये पूछ रहा है। ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन विद द हेल्प ऑफ रोप विथ मूव्स विद वेलोसिटी v as shown in the figure. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ये पूछा है बच्चों। हमेशा अननोन का कंपोनेंट बनाना ऐसा सिखाया था, तो ये अननोन है v, ये थीटा, तो ये एंगल हो गया 90 - थीटा। v का कंपोनेंट बना लो तो ये आ जाएगा आपका v cos 90 - थीटा। v cos 90 - थीटा मतलब v sin थीटा। अब देखो ये पॉइंट इधर जाना चाहता है किससे, v sin थीटा से, और ये पॉइंट आगे जाना चाहता है किससे, v से, क्योंकि जो रोप है वो ना तो एलोंगेट हो सकती है ना ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। इसका मतलब अलोंग द रोप वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, रस्सी के अनुदिश वेग नियत रहता है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि रस्सी के अनुदिश वेग नियत रहता है। क्या है इसको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बच्चों, रस्सी के अनुदिश वेग नियत रहता है। तो रस्सी के अनुदिश अगर वेग नियत है तो यहाँ पर है v sin थीटा, सॉरी v डैश है ना ये, तो v डैश sin थीटा इक्वल टू v, तो v डैश की वैल्यू आ गई v/sin थीटा। सो v/sin थीटा आपका सही जवाब होगा। 23 में आ गए। ब्लैक कलर दिखता है तो फिर मैं येलो ले लेता हूं, सबको दिखना चाहिए। वर्नियर कैलिपर्स हैज 20 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड विद 18 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, है ना। 20 विभाग मुख्य पैमाने के 18 विभाग के बराबर है वर्नियर। वर्नियर के 20 मुख्य पैमाने के 18 के बराबर है ना। तो 20 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, ऐसा लिख देता हूं मैं, 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 18 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ऐसा बोल रहा है। जो बोल रहा है अभी तो वो लिखा मैंने। द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.1, लीस्ट काउंट गिवन है ना, है ना, लीस्ट काउंट गिवन है हमें। लीस्ट काउंट कितना गिवन है, 0.1 mm, 0.1 mm का लीस्ट काउंट गिवन है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मेन स्केल, ठीक है, वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ठीक है भाई। अब पैमाने का अल्पतमांक 0.1 है तो मुख्य पैमाने के एक विभाग का मान, मतलब मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू बतानी है। तो बताओ बच्चों लीस्ट काउंट होता क्या, हमें लीस्ट काउंट गिवन है 1 mm, लीस्ट काउंट होता क्या है, ये होता है 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 0.1 mm। ठीक, लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, अल्पतमांक क्या होता है, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान, दोनों के एक भागों के मानों का अंतर ले लो, और जो अंतर है वो 0.1 mm गिवन है। हमसे ये पूछा है तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे जो हमें गिवन है। तो हमें चाहिए
1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल या 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, क्योंकि वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू नहीं पता है, तो ये लो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 18/20 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 18/20, तो इसका मतलब ये आ गया 0.9, तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की वैल्यू क्या मिली हमें, 0.9 सेंटीमीटर, क्योंकि मेन स्केल के सभी डिवीजन किस में होते हैं, सेंटीमीटर में, तो ये हमें मिला 0.9 सेंटीमीटर, और वहां पर गिवन है 0.1 mm, सॉरी अपन इसको मिलीमीटर में लेके चल रहे हैं, मिलीमीटर, तो मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, तो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस ये हमें मिला 0.9 और ये गिवन है 0.1, इसको इधर ले जाते हैं, तो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल हो जाएगा 0.9 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 mm, ठीक, 1 mm इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक, करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 mm। आगे बढ़े, ठीक है, सबके सबके आंसर सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। 24 पर आ जाते हैं। 3 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करते हुए एक 2 किलोग्राम की वस्तु विपरीत दिशा में 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती हुई 1 किलोग्राम की वस्तु से सम्मुख टक्कर करती है। ठीक है भैया, 3 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करती हुई एक 2 किलोग्राम की वस्तु विपरीत दिशा में 4 मीटर पर सेकेंड से गति करती हुई 1 किलोग्राम की वस्तु से सम्मुख टक्कर करती है। टक्कर के पश्चात दोनों वस्तु चिपक कर एक साथ गति करती है, दोनों कंबाइंडली एक साथ मोशन करते हैं, तो उनका उभयनिष्ठ वेग होगा। ठीक है, a body of mass 2 kg with a velocity 3 meter per second collide head on with a body of mass 1 kg moving with 4 meter per velocity 4 meter per second in opposite direction. After collision the two bodies stick together. ठीक है, तो जो भी हो रहा है बच्चों, कोलिजन में जो भी हो रहा है, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। इसका मोमेंटम बताओ, इसका मोमेंटम हो जाएगा 3 into 2 प्लस इसका मोमेंटम बताओ 4 -4 into 1। क्या बात समझ में आई? ठीक, रुको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको। इसका मोमेंटम होगा 2 into 3 प्लस इसका मोमेंटम होगा 1 into -4। ये हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 2 + 1, दोनों स्टिक कर गए, टोटल मास हो गया 3 और वेलोसिटी हो गई v। अब ये v हमें बताना है, तो देखो ये हो जाएगा 6 - 4 = 3v। 6 - 4 हो जाएगा आपका 2/3, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2/3 मीटर पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 25 5 kg की स्थिर वस्तु विस्फोटित होकर 2:1 के अनुपात में विभाजित हो जाती है। समान द्रव्यमान के पिंड पर परस्पर लंबवत दिशा में वेग से गति करते तो हल्के पिंड का वेग होगा। ठीक है, बॉडी का मास है 5 kg, 5 kg की बॉडी है। एट रेस्ट, विराम में 5 kg की बॉडी है जो रेस्ट में एक्सप्लोड होती है इनटू 3 फ्रैगमेंट्स हैविंग मासेस इन द रेशियो 2:2:1। द फ्रैगमेंट्स विद इक्वल मासेस फ्लाई इन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो एक काम करता हूं, इसको 2m और 1m मास बोल देता हूं, है ना, तो इनका रेशियो आ जाएगा। विद इक्वल मासेस फ्लाई इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जिनके मासेस इक्वल है 2m के 2m है ना, ये कैसे जा रहे हैं, इक्वल मासेस फ्लाई इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। तो 2m into 15 इसका मोमेंटम हो जाएगा और 2m into 15 इसका मोमेंटम हो जाएगा। ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले गए, परपेंडिकुलर चले गए, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर इन दोनों का नेट मोमेंटम देखें तो ये 30m ये मिला हमें और 30m ये मिला, 30 का रिजल्टेंट आ जाएगा 30√2m, 30 का रिजल्टेंट 30√2 आ जाएगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइटर फ्रैगमेंट। अब एक बचा m, एक छोटा m बचा। क्या इनिशियली सिस्टम अगर रेस्ट में था
प्रारंभिक अवस्था में अगर निकाय विराम में था तो इसका मोमेंटम 0 था। अब क्योंकि ब्लास्ट हो गया है तो मोमेंटम 2 फ्रेगमेंट्स का आ गया है, लेकिन नेट मोमेंटम तो 0 ही होना चाहिए। जो मोमेंटम पहले था बाद में भी वही होना चाहिए, बाद में भी 0 होना चाहिए। तो इस m का मोमेंटम भी 30√2m होना चाहिए। इसका मोमेंटम भी कितना होना चाहिए? 30√2m होना चाहिए। और अगर दोनों के मोमेंटम को इक्वल कर दिया जाए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट और मास, तो देखो मास इंटू वेलोसिटी, मास से मास अगर आप कैंसिल कर दो तो वेलोसिटी क्या मिल जाएगी आपको? 30√2। तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 30√2। इसका सही जवाब होगा डी। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी डी, 30√2 मीटर पर सेकेंड। 26, किसी बंदूक से गोली छोड़ी जाती है जिससे कि बंदूक पीछे की ओर हटती है। बंदूक की प्रतिक्षिप्त गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा। ऑप्शंस दिए। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन एंड द गन रिकॉइल्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन शेल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन शेल विल बी। ठीक है, देखो इस तरह से कुछ गन है आपके पास, आपने यहां से बुलेट फायर किया, बुलेट का छोटा सा मास है स्मॉल एम, बहुत हाई वेलोसिटी है वी, उससे बहुत कम वेलोसिटी से जो गन है वो रिकॉइल करेगी, गन का मास कैपिटल एम है। काइनेटिक एनर्जी की बात होती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, गन का मास ज्यादा है वेलोसिटी कम है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी बहुत बहुत ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का स्क्वायर आता है, तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा और गन की काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत कम होगी। है, तो ये क्या पूछ रहा है? बंदूक की प्रतिक्षिप्त गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। ठीक, देखो क्या बोल रहा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड गन शेल, द बुलेट इज फायर्ड, हाँ बंदूक की पूछ रहा है, बंदूक की प्रतिक्षिप्त गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, गन की काइनेटिक एनर्जी लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी v के प्रोपोर्शनल है और v का स्क्वायर आता है, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। बोलेगा मास के भी प्रोपोर्शनल है लेकिन वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना भैया। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाए। चित्र में दिखाई गई व्यवस्था, कलर चेंज कर लूं, रेड ले लेते हैं। चित्र में दिखाई गई व्यवस्था में कण P का कण Q के सापेक्ष कोणीय वेग क्या है? P का कोणीय वेग पूछा है Q के सापेक्ष। सबसे पहले तो हम इसके कंपोनेंट बना लेते हैं। 30 डिग्री दी हुआ है, 30 डिग्री है ना, तो 10 cos 30 होता है आपका √3/2, तो 5√3। 10 sin 30 होता है 1/2, 5। मतलब Q 5 से इधर जा रहा है और P 40 से इधर जा रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5। हमसे पूछा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होती है v/r। v वो जो ऑब्जर्वर को दिखेगा, तो जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो ये 40 से चल रहा है, लेकिन ये खुद भी तो 5 से चल रहा है, तो ऑब्जर्वर इसको कितने से चलता हुआ दिखेगा? 40 - 5 से, 40 - 5, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो क्या है 35 से इसको चलता हुआ दिखेगा, 35 से चलता हुआ दिखेगा, तो आंसर आ जाएगा 7। ओमेगा कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या मिलेगी बच्चों? 7 रेडियन पर सेकेंड। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। दो कणों के वृत्तीय पथ की त्रिज्या का अनुपात, है ना, कलर चेंज कर लेना चाहिए, ब्लैक पे लिखना है तो येलो से लिखेंगे। दो कणों के वृत्तीय पथ की त्रिज्या का अनुपात 1:2 हो तो समान अभिकेंद्रित त्वरण के लिए उनकी चाल पूछा है, स्पीड पूछा है, अनुपात होगा। द रेडाई ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ टू पार्टिकल आर इन 1:2, मतलब रेडियस का जो रेशो है वो 1:2 है। देन इन ऑर्डर टू हैव सेम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों के सेम चाहिए, ये लो। देयर स्पीड्स, देखो स्पीड पूछा है कि एंगुलर स्पीड पूछा है? स्पीड पूछा है, शुड बी इन द रेशो ऑफ, तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं क्या? v²/r1, v1² इसको मैं लिख सकता हूँ v2² एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r। v1 v2 का रेशो पूछा है तो v1/v2 होल स्क्वायर इक्वल टू r1/r2, और r1/r2 1:2 है, r1/r2 क्या है? 1:2, तो v1/v2 1:√2 मिल जाएगा।
v1 बाई v2 क्या मिल जाएगा आपको 1:√2। तो जो इसका रेशो है वो स्क्वायर के रेशो में C विल बी योर करेक्ट आंसर 29। किसी डोरी में यदि तनाव 10 न्यूटन से अधिक हो जाए तो डोरी टूट जाती है। 250 ग्राम के द्रव्यमान का एक पत्थर 250 ग्राम 250 ग्राम का एक पत्थर 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। ऐसे घुमा दिया। घूर्णन का अधिकतम कोणीय वेग हो सकता है। कोणीय वेग ओमेगा पूछा है। A string breaks if the tension exceeds 10 न्यूटन। तो टेंशन जो है भैया 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में कुछ घुमाते हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन आता है और वो टेंशन ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और टेंशन की वैल्यू 10 न्यूटन से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। घुमा रहे हो आप 250 ग्राम को, रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या मैं लिख सकता हूं टेंशन ही सेंट्रीपिटल देगा? क्या सेंट्रीपिटल mr ओमेगा स्क्वायर होगा? क्या टेंशन 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए? मास की वैल्यू हो गई आपकी 250 इंटू 10⁻³ किलोग्राम कर लिया मैंने इसको। 10 सेंटीमीटर को मैं लिख देता हूं 10 इंटू 10⁻² मीटर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो 1 2 से 10⁻² तो मैंने कैंसिल कर दिया। 5 से कैंसिल कर दो 2 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स और 5 टाइम्स। ठीक है, तो हमें मिला 2 इंटू 10⁻³ नीचे और ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करते हैं। ये हो गया आपका 2000, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 2000 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 400। 400 का रूट ले लो, कहीं 20 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? हाँ, 400 का रूट ले लो 20 रेडियन पर सेकेंड। 400 का रूट ले लो 20 रेडियन पर सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट 30, 150 मीटर त्रिज्या की एक बंकित सड़क पर, बंकित सड़क, ऐसी बंकित सड़क, सड़क ऐसे जा रही है ना, वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल वी मैक्स 10 मीटर पर सेकेंड है यदि सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर है ना, 7.5 मीटर, ये भी 7.5 ले सकते हो सड़क की चौड़ाई, तो बाहरी किनारों की ऊंचाई होगी, तो बाहरी किनारे की ऊंचाई, इन दोनों वैल्यूज को, क्योंकि ऊंचाई बहुत कम रखी जाती है ना, इसलिए इन दोनों वैल्यूज को अप्रॉक्स इक्वल मान सकते हैं। ठीक, द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल ओवर बैंक्ड रोड ऑफ रेडियस 150 मीटर, रेडियस 150 मीटर है, is 10 मीटर पर सेकेंड। द विड्थ ऑफ द रोड इज 7.5 मीटर, विड्थ को 7.5 मीटर, हाइट ऑफ द आउटर एज। ठीक है, क्या बच्चों ऐसा पढ़ा है हमने tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी? एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने सर्कुलर पाथ के लिए, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। जब सेंट्रीपिटल पूरा सारा के सारा सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ थीटा से ही मिल रहा हो तो tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। जब फ्रिक्शन से मिल रहा हो तो अंडर रूट म्यू आर जी। तो यहाँ तो थीटा से मिल रहा है और tan थीटा को लिख सकते हैं क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दोनों की वैल्यू मैंने अप्रॉक्स एक इक्वल ले ली है छोटी हाइट के लिए, तो tan थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो h बाय 7.5 इक्वल टू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू है 10, ये हो जाएगा 10 इंटू 10, रेडियस आपकी गिवन है 150 और जी हो गया 10, एक 10 कैंसिल कर दो, एक 5 कैंसिल कर दो, h की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7.5 बाय 15। ठीक, 7.5 बाय 15, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, है ना, कैलकुलेशन करेक्ट है। 1/2 और 1/2 से आपको मिलेगा 0.5 मीटर, करेक्ट, 0.5 मीटर। क्या 0.5 मीटर में कोई ऑप्शन दिख रहा है? ये तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। ऊर्ध्वाधर तल में जब रस्सी क्षैतिज स्थिति में होती है तो कितना न्यूनतम चाल चाहिए कि ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति पूरी हो सके? ओके, ये आपका वर्टिकल सर्कल। What should be the minimum speed of the particle at horizontal position of string so that it can complete vertical circle motion with
विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ठीक, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में स्ट्रिंग ले लो, यहां पर वो मिनिमम स्पीड पूछ रहा है जिससे वर्टिकल सर्कल में एक रोटेशन पूरा घूम जाए। तो बच्चों यहां पर स्पीड होती है √3gl, ये सबको पता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा √3gl। ठीक, वर्टिकल सर्कल की स्पीड सबको सब पता है, यहाँ पर वेलोसिटी होती है 5gl, है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड होती है √gl, है ना, डी पर वही होती है जो बी पर होती है, ये भी होता है √3gl। इस पॉइंट पर टेंशन होता है 6 mg, इस पर होता है 3 mg, इस पे टेंशन 0 फॉर लूपिंग अ लूप, है ना, ये सब डेटा है, तो इसको 3 mg टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 32 पर। एक ठोस गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व गुण आई है। ठोस गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व गुण आई, इसकी स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व गुण होगा, मतलब ये पूछ रहा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट अ डायमीटर इज आई, डायमीटर के अबाउट आई है। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट, टेंजेंट के अबाउट चाहिए। ठीक, तो अगर ये आई है, ठीक, तो इस आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2/5 mr², 2/5 mr²। तो यहां से मैं mr² की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, तो ये मिल जाएगी 5i/2, 5i/2। ठीक, और ये वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं आई डैश बोल देता हूं। आई डैश हमें चाहिए, आई डैश होता है ICM जो कि आई है, प्लस बॉडी का मास इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ठीक, समझ में आया? तो ये होता है आई डैश इक्वल टू ICM प्लस mr², यही हमारे समांतर अक्षों का प्रमेय है, यही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक, तो आई इक्वल टू आई डैश, सॉरी आई डैश इक्वल टू आई प्लस mr²। तो mr² कहा गया भैया, mr² ये रहा 5i/2, 5i/2 यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 + 5, 7i/2, 7i/2। इसका सही जवाब होगा ए। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 33। 0.2 मीटर व्यास वाले मतलब 0.1 मीटर त्रिज्या वाले बेलन पर रस्सी की सहायता से बेलन बना लो। बेलन का साइड व्यू है भाई, ये वो बेलन नहीं है जो तुम खाते हो, नहीं, रोटी बनाते हो, ये अलग, ये बेलन है। साइड व्यू देख रहे हैं, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड विरामावस्था में लटका हुआ है, यहां से 10 किलोग्राम का एक पिंड विरामावस्था में लटका हुआ है। बेलन के क्षैतिज अक्ष के परितः, ये रहा क्षैतिज अक्ष के परितः आरोपित बल आघूर्ण है, मतलब टॉर्क पूछ रहा है। ठीक है, 10 kg बॉडी, ये रहा 10 kg, hangs at rest from a rope wrapped around a cylinder of 0.2 मीटर, मतलब ये रेडियस 0.2 मीटर है, इन डायमीटर, सॉरी डायमीटर 0.2 है, रेडियस 0.1 है, मैंने यहाँ लिख रखा है, अप्लाइड अबाउट द। ठीक है, टॉर्क क्या होगा भैया, टॉर्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो फोर्स लग रहा है 10 कितना फोर्स लगाएगा, 10g, 10 कितना फोर्स लगाएगा, 10g mg, और जो रेडियस है वो 0.1 है, पॉइंट से इसको 10, 10 से 10 कैंसिल, तो टॉर्क लगेगा g, टॉर्क लगेगा जी, जी और जी की वैल्यू होती है 9.8, तो 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग जाएगा। तो 9.8 ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 33 क्वेश्चंस हो गए हैं, सब लोग बने हुए हो साथ में, बिल्कुल सही सही आंसर्स आ रहे हैं, सबने ऐसे ही सॉल्व किया था। लास्ट तक सारे देखो, सारे क्वेश्चन के बिल्कुल आंसर्स बताऊंगा एकदम करेक्ट। 34 पर आ जाते हैं। रेड ले लेता हूँ, थोड़ा व्हाइट दिख रहा है मुझे, व्हाइट पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो रेड से। समान द्रव्यमान तथा त्रिज्या के एक ठोस गोले, एक खोखले गोले, एक चक्की को किसी चिकने नत तल पर के ऊपरी सिरे से एक साथ छोड़ा जाता है, तो नत तल के निम्न बिंदु पर सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, यहां देखो क्या लिखा, चिकने नत तल, है ना, इसका मतलब स्मूथ। अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है और डिस्क है, all having same mass and radius, placed at the top of an smooth incline, smooth incline, smooth incline, कोई फ्रिक्शन नहीं है भैया, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई रोलिंग नहीं होगी। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स होता है mg sin थीटा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा। सभी बॉडीज का एक्सेलरेशन होगा सेम, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई रोलिंग नहीं होगी, तो सबका एक्सेलरेशन होगा सेम, तो सब साथ में पहुंचेंगे, सभी एक साथ पहुंचेंगे। आंसर हो जाएगा ऑल विल टेक सेम टाइम। 35।
एक बिंदु द्रव्यमान m किसी त्रिज्या r एवं द्रव्यमान m वाले गोली कोश में केंद्र से r/2 दूरी पर स्थित है। ठीक है, रेडियस r, मास m से r/2 डिस्टेंस पर एक स्मॉल है, गुरुत्वाकर्षण बल पूछ रहा है। पॉइंट मास m इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। शेल दिया है ना, स्फेरिकल शेल का, स्फेरिकल शेल के अंदर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है। रेडियस r एंड मास m at distance r/2 from the center of the shell, the gravitational force exerted by the shell on the point mass is। भैया शेल की बात कर रहा है, शेल के अंदर तो इंटेंसिटी 0 होती है और फोर्स क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है आपके, फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू मास, इंटेंसिटी 0 तो फोर्स भी 0, फोर्स ही इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी फोर्स है, इंटेंसिटी 0 तो फोर्स भी 0। किसी भी हॉलो के अंदर, यहां से कंसेप्ट समझो, किसी भी हॉलो के अंदर उसकी इंटेंसिटी 0 होती है, चाहे वो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, हॉलो के अंदर इंटेंसिटी 0 ही होती है। ठीक, ऐसा याद कर लो। 36, पृथ्वी की सतह पर एक किसी पिंड का भार 700 ग्राम भार है। पृथ्वी की सतह पे भार क्या होता है भैया, mg। mg दे दिया आपको 700 ग्राम भार, है ना। आप सोचोगे ग्राम भार को कैसे बदलें, कुछ बदलने की जरूरत नहीं, ऐसे ही कर देंगे। एक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का 1/7, मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ का 1/7 है, तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तो भार कितना होगा, तो mg प्लैनेट क्या होगा ये पूछा। अब बॉडी वे 700 ग्राम वेट है ना, ग्राम वेट में दिया हुआ है। सरफेस ऑन द अर्थ, हाउ मच विल इट वे ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट हुज मास इज, मास अर्थ का 1/7 है, रेडियस अर्थ की हाफ है, तो उस पर हमें वेट बताना है। बता देते हैं, येलो कलर ले लेते हैं। क्या हमें mgp चाहिए, है ना, mgp चाहिए, तो उसके लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ को लिख सकते हैं gm बाय, ये क्या हो रहा है, gm बाय r स्क्वायर, है ना। और प्लैनेट पे क्या लिखेंगे, प्लैनेट पे लिखेंगे g m प्लैनेट बाय r स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा g m प्लैनेट की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ अर्थ बाय 7, है ना, इसकी वैल्यू होगी मास ऑफ अर्थ बाय 7, और रेडियस होगा इसकी r/2, रेडियस का स्क्वायर है तो r स्क्वायर बाय 4, r स्क्वायर बाय 4, तो हमें मिला 4/7 g, gm बाय r स्क्वायर को मैंने स्मॉल g लिख दिया, तो हमें क्या मिला 4/7 g, तो g की वैल्यू मिल गई, है ना। दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो mge इक्वल टू 4/7 mg, दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो mg है ये 700 गिवन था, ये जो mg है वो कितना गिवन था, 700, तो मास प्लैनेट पे क्या होगा, ये प्लैनेट है सॉरी, मास प्लैनेट वेट क्या होगा प्लैनेट पे 4/7 mg, और mg कितना गिवन था 700, तो ये आ गया 700, 700 से 100 टाइम्स 7 से कैंसिल, तो ये मिल जाएगा आपको 400। ठीक, 400, थोड़ा थोड़ा हैंग हो रहा है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, 400 ग्राम वेट इसका आंसर हो जाएगा, 400 ग्राम वेट इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलो 36 के बाद 37 पे आते हैं। पृथ्वी की सतह से वह ऊंचाई जहां वस्तु का भार सतह के भार का 1/9 भाग रह जाता है। ठीक है, ये वो हाइट पूछ रहा है जहां पर जो वेट है वो 1/9 हो जाना चाहिए एक्चुअल वेट का, है ना, इसको हाइट बोल देता हूं। द हाइट एट विच द वेट ऑफ बॉडी बिकम्स 1/9, तो वेट ऑफ बॉडी एट हाइट बिकम्स 1/9 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वेट, वो हाइट बतानी है। तो ठीक है, जी की वैल्यू बता देते हैं, जी एच इक्वल टू जी आर बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये हाइट के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है जी का। अब यहां से ध्यान से देखो, एम से अगर कैंसिल करो तो जी एच की वैल्यू g/9 है, तो क्या मुझे यहाँ पर g/9 पुट कर देना चाहिए, इक्वल टू जी आर बाय आर प्लस एच
होल स्क्वायर, जी कैंसल, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, 1/9 का रूट आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा r बाय r प्लस एच, स्क्वायर से रूट बाहर, तो हमें मिलेगा r प्लस एच इक्वल टू 3r, तो h इक्वल टू 2r, h इक्वल टू 2r, तो 2r 3r माइनस r 2r, 2r हाइट पे चले जाओ भैया, 2r हाइट पे चले जाओ, वेट 1/9 ही रह जाएगा, वेट कम हो जाएगा। आ जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 38, m द्रव्यमान का एक कण 3m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के एक समान गोली कोश के केंद्र पर रखा हुआ है, कोश की सतह पर गुरुत्वाकर्षण विभव। ठीक ठीक है भैया, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ मास 3m। शेल जो है इसका मास है 3m, सेंटर पे रखा है m, इसकी रेडियस है r, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v पूछा है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, शेल की सरफेस पर है ना, गोली कोश की सतह पर विभव पूछा है। क्या पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है बच्चों? पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, और यहां पर दो मासेस दिया, एक 3m दिया और एक m दिया है, तो 3m के कारण भी सरफेस पर पोटेंशियल होगा और इस m के कारण भी सरफेस पर पोटेंशियल होगा, तो क्या सरफेस पर दो पोटेंशियल होंगे v1 और v2? हाँ भैया, सरफेस पे दो पोटेंशियल होंगे, तो 3m के कारण सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? माइनस gm/r, और m की वैल्यू है 3m/r, और v2 के कारण क्या, इस पॉइंट मास के कारण सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? पॉइंट मास के कारण होगा माइनस gm/r, माइनस gm/r है ना, और ये माइनस साइन में ऑलरेडी यहां लगा चुका हूं, तो ये आएगा पोटेंशियल माइनस 3gm/r और माइनस gm/r, तो माइनस 4gm/r, माइनस 3gm/r, gm/r दोनों को सम कर दो, माइनस 4gm/r, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, सी दिख रहा है मुझे, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 39 पे आ जाते हैं। यदि उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या कम हो जाए तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा में, अच्छा कक्षीय त्रिज्या कम हो जाए, मान लो ये प्लेनेट है और ये उसका सैटेलाइट है ना, इन केस ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, इफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डिक्रीजेस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट डिक्रीज हो जाए, मतलब सैटेलाइट यहां आ जाए, इसकी रेडियस डिक्रीज हो गई, देखो पहले ये वाली रेडियस थी, अब ये वाली रेडियस हो गई, रेडियस अगर डिक्रीज हो जाए, सोचो बच्चों रेडियस अगर डिक्रीज हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि हाइट कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी तो टोटल मेंटेन रखने के लिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो दो आंसर है इसके, पोटेंशियल कम हो जाएगी और काइनेटिक बढ़ जाएगी। ऐसा कौन बोल रहा है? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, अपनी तो इंक्रीज हो रही है, तो गलत है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ये तो डिक्रीज हो रही है, भी गलत है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, डी, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट, एक समान मोटाई की एक वृत्ताकार प्लेट पर एक व्यास 56 सेंटीमीटर, क्षेत्रानुसार एक किनारे से 42 सेंटीमीटर व्यास का एक भाग काट दिया जाता है। ठीक है, डायग्राम तो बढ़िया दिया, प्लेट के केंद्र से शेष भाग के द्रव्यमान की दूरी, शेष भाग के द्रव्यमान केंद्र की दूरी, ठीक। एक डिस्क है भैया, सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज अ डायमीटर 56, डायमीटर 56 है तो उसका हाफ रेडियस 28 गिवन है, अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसमें व्हाइट कलर से, ये 42 सेंटीमीटर का है और इसको कट कर दिया है, तो इसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर हो गई, डायग्राम भी गिवन है, फ्रॉम वन एज एज शोन इन द फिगर, है ना, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी इसने गिवन है O2 पर होगा। चलो तो कलर चेंज कर लेता हूं मैं, व्हाइट के ऊपर ये येलो दिखेगा नहीं तुम्हें, ये सेंटर है, तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है बच्चों, O क्या है, जिसको हटाया उसका मास m1 और जो बचा उसका मास m2, दोनों को मिला दो तो उसका सेंटर है O, m1 m2 दोनों को मिला दो तो उसका सेंटर है O, सिर्फ m1 का सेंटर है O1 और m1 को हटा दो तो बचे हुए m2 का सेंटर है O2, और क्योंकि ये दोनों मिलकर O पे सेंटर बनाते हैं और सेंटर के रिस्पेक्ट में दोनों पार्टिकल के मास मोमेंट का सम 0 होना चाहिए, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का योग 0 होना चाहिए, ठीक, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सभी पार्टिकल के मास मोमेंट का सम 0 होना चाहिए, इसका मतलब यहां से इसका मास है, इसका मास मोमेंट है m1
इंटू ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों 28 माइनस 21, ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमें तो 28 माइनस 21 तो हो जाएगी 7, 28 माइनस 21 7 इक्वल टू इतना ही मास मोमेंट इसका होना चाहिए, इतना ही, तो ये m2 इंटू एक्स, m2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू हो जाएगी m1 इंटू 7 अपॉन m2। अगर हमें m1 m2 मिल जाए तो x भी मिल जाएगा, m1 m2 निकालते हैं तो पूरी प्लेट का मास कैपिटल M, कैपिटल M को लिख सकते हैं क्या, अच्छा डेंसिटी को लिख सकते हैं क्या, मास अपॉन एरिया, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया, तो डेंसिटी पूरे का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 28, तो पाई इंटू 28 स्क्वायर, ये पूरे का मास हो गया, और जिसको हमने निकाला है उसका मास है m1, तो ये हो जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस क्या है 21, तो पाई 21 स्क्वायर आ जाएगा ये। अब जो बचा है m2 है ना, उसको यहां लिखता हूं, तो x इक्वल टू m1 कितना मिला हमें, सिग्मा पाई 21 21 7 डिवाइडेड बाय m2, m2 कैसे मिलेगा भैया, ये जो m1 है इसको कैपिटल M में से माइनस कर लो, इसमें से माइनस कर लो, कैपिटल M है सिग्मा पाई 28 स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई 21 स्क्वायर, सिग्मा पाई कॉमन और सिग्मा पाई से कैंसिल, ठीक, हमें मिला 21 21 7 डिवाइडेड बाय 28 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 21 स्क्वायर, मतलब हमें मिला 28 इंटू 28 माइनस 21 इंटू 21। अब देखो इन दोनों में से भी 7 कॉमन आ रहा है ना, 21 21 इंटू 7, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इन दोनों में से 7 कॉमन ले लिया मैंने, है ना, तो यहां बचा 4 और यहां बचा 3, और इन दोनों में से भी 7 कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 4 और यहां बचा 3, है ना, ये मल्टीप्लाई में, तो 7 7 कैंसिल और इस 7 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, ठीक, तो यहां पे मिला हमें 21 इंटू 3, ठीक, 21 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 7 इंटू 7 से कैंसिल 3 टाइम, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, लास्ट में 3 इंटू 3 बचा है, और हम x कैलकुलेट कर रहे थे, x ही इसकी डिस्टेंस थी, तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। थोड़े से और बचे भैया, थोड़े से क्वेश्चन और देख लो, है ना, इतनी देर से बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, देखते जा रहे हो, सारे क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत ही अच्छा, पहले टेस्ट से अच्छा स्कोर करते जाओगे तो आखिरी तक कॉन्फिडेंस बहुत गेन हो जाएगा, सही अप्रोच सीखते जाओ, सही कैलकुलेशन सीखते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाते हैं, m द्रव्यमान का एक ब्लॉक v वेग से गति करता हुआ 3m ब्लॉक का द्रव्यमान जो विराम में है से टकराता है, संघटने के बाद हल्का ब्लॉक विराम में आ जाता है, ठीक, क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, ड्रॉ करते हैं, ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग एट स्पीड v, जो बोल रहा है मैं लिखते जा रहा हूं, m है जो v से चल रहा है, कोलाइड ब्लॉक ऑफ मास 3m एट रेस्ट, 3m जो कि रेस्ट में है से टकरा जाता है, द लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट, तो ये जो m है अब ये रेस्ट में आ गया कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट, तो जरूर 3m चलने लगा होगा v डैश से, ऐसा तो नहीं सभी पूरा सिस्टम रेस्ट में आ जाएगा, मोमेंटम कंजर्व रखना है, तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, कुल प्रारंभिक संवेग बराबर कुल अंतिम संवेग, तो प्रारंभिक संवेग इसका मास इंटू वेलोसिटी, ये आ जाएगा आपका mv, इसका मोमेंटम तो 0 है, इसका मास इंटू वेलोसिटी कर दिया तो रेस्ट में, तो 3m इंटू वी डैश, तो वी डैश की वैल्यू मिल जाएगी, m से m कैंसिल कर दो v बाय 3, इसका मतलब कोलिजन के बाद ये v बाय 3 से चलेगा। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों, दूर जाने का वेग बटे पास आने का वेग, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है v बाय 3, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है v, v से v कैंसिल, e की वैल्यू 1 बाय 3, दूर जाने का वेग बटे पास आने का वेग, दोनों का रेशियो 1 बाय 3, 1 बाय 3 यहां दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाते हैं, ठीक है,
42 बोल रहा है लंबाई की एक सरल लोहे की डोरी को ऊर्ध्वाधर से 90 डिग्री तक विस्थापित करके छोड़ देते हैं, तनाव सहने के लिए डोरी की न्यूनतम क्षमता क्या होनी चाहिए जब लोलक अपनी माध्य स्थिति पर हो। ठीक, स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम ऑफ लेंथ L, पेंडुलम लेंथ L डिस्प्लेस थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, है ना, यहाँ वर्टिकल से इसको 90 डिग्री तक डिस्प्लेस कर दिया है, छोड़ दिया है, यहाँ पर वेलोसिटी v हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे टेंशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे वेट क्या होगा, इसका mg होगा, और ये सर्कुलर पाथ पे भी घूम रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर जो होता है वही सेंट्रीपिटल होता है। रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होता है क्या, वही सेंट्रीपिटल होता है। तो टेंशन में से mg माइनस करने पे कुछ बचना चाहिए, और जो बचेगा वही सेंट्रीपिटल बनेगा। तो जो टेंशन की वैल्यू होगी वो सेंट्रीपिटल प्लस mg हो जाएगी। अब एक और चीज बता देता हूं, बच्चा यहाँ पे गलती करता है, वो इसको वर्टिकल सर्कल समझ लेता है, ठीक, इसको ऊर्ध्वाधर वृत्त समझ लेता है, ऊर्ध्वाधर वृत्त समझ के जो यहाँ पे सॉल्व करता है वो यहाँ पे 6 mg टिक कर देता है, लेकिन वो 6 mg करेक्ट नहीं है, क्योंकि वर्टिकल सर्कल नहीं है, ये पेंडुलम है और ये 90 डिग्री से घूम कर आया है, और ना ही ये लूपिंग अ लूप की कंडीशन है। तो लूपिंग अ लूप भी नहीं है, वर्टिकल सर्कल तो है लेकिन लूपिंग अ लूप नहीं है, इसलिए 6 mg इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक, और ये 90 डिग्री से चल के रहा है तो टेंशन की वैल्यू बहुत ज्यादा भी नहीं होगी, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी की वैल्यू सेंट्रीपिटल को लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हमें v मिल जाए टी मिल जाएगा। v कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लिख दो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये पोटेंशियल यहाँ के जीरो हो गई तो सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, तो पोटेंशियल एल हाइट पर होगी mgl, और बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, m कैंसिल कर दो तो v स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2gl, और ये 2gl हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो m इंटू 2gl, और रेडियस भी l है, प्लस mg, l से l कैंसिल, 2gl 2mg प्लस mg, ये आ जाएगा आपका 3mg, 2mg प्लस mg 3mg, तो इसका करेक्ट आंसर होगा b, 3mg विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, टॉर्क का क्वेश्चन दिख रहा है। m द्रव्यमान व l लंबाई की एक समरूप छड़ दो द्रव्यमानी रस्सियों से चित्रानुसार लटकी हुई है। ठीक है, यदि छड़ क्षैतिज अवस्था में स्थिर हो तो दोनों रस्सियों में तनावों का अनुपात T1/T2 होगा। दोनों रस्सियों में तनावों का अनुपात T1/T2 क्या होगा? ठीक, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length L is suspended with two massless strings as shown in the figure. If the rod is at rest in the horizontal position, the ratio of the tension in the two string T1 T2 is. ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट पे सॉल्व करना है। अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क जीरो है। किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं, मैं इसको बोल लेता हूँ पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क को जीरो बता देते हैं, तो T2 का टॉर्क तो जीरो हो गया क्योंकि ऐसे ही पास हो रहा है। यहां कहीं रॉड का वेट होगा mg, ठीक, और वो कितनी डिस्टेंस पर होगा, सेंटर ऑफ मास L/2 पर होगा, और यहां से T1 की डिस्टेंस 3L/4 है, तो ये जो L/2 पर टॉर्क होगा, राइट हैंड से देखें तो L/2 का टॉर्क होगा आउटवर्ड और T1 का टॉर्क होगा इनवर्ड, तो एक का टॉर्क इनवर्ड है और एक का टॉर्क आउटवर्ड है, और अगर दोनों इक्वल हो जाए तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो चलो दोनों के टॉर्क को इक्वल रख देते हैं, तो इसका टॉर्क होगा 4 से mg, डिस्टेंस L/2, इसका टॉर्क होगा 4 से T1 और डिस्टेंस है 3L/4, L कैंसल, 2 से कैंसल 2 टाइम्स, तो 2mg/3 T1, तो T1 की वैल्यू अगर 2mg/3 है तो T2 की वैल्यू mg/3 होगी, क्योंकि टोटल वेट उठा रखा है दोनों ने मिलकर कितना उठा रखा है mg, उसमें से 2/3 पहले ने उठा लिया तो 1/3 दूसरे ने उठा लिया। अब ये तो हमसे T1 T2 का रेशियो पूछ रहा है, तो T1/T2, T1 की वैल्यू 2mg/3 और ये आ गया आपका mg/3, तो 3 और mg कैंसिल, तो रेशियो आ जाएगा आपका 2:1। ठीक, इसका रेशियो आ जाएगा 2:1। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पलायन वेग, कलर चेंज कर लें। एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पलायन वेग से 1/3 वेग से फेंका जाता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r हो तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी। ठीक है, ठीक, अर्थ सरफेस यहां से फेंका एस्केप के 1/3 स्पीड से। ठीक, कितनी स्पीड से फेंका बच्चों, एस्केप की 1/3,
एस्केप क्या होती है? √2GR, है ना? एस्केप होती है √2GR के 1/3 से फेंका, 1/3 of escape velocity. If r is the radius of the earth, then the maximum height gained by the body. तो ये कितनी हाइट पर पहुंच जाएगी? ठीक है, तो बताओ यहां पर काइनेटिक एनर्जी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रख देता हूं। तो यहां जो काइनेटिक एनर्जी है वो है ½mv², और v है आपका VE/3 इक्वल टू वहां पर पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, बहुत ज्यादा हाइट तक बॉडी जाने वाली है, तो उस बहुत ज्यादा हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका क्या है? जब h की वैल्यू r के कंपेरेबल हो तो क्या हम पोटेंशियल एनर्जी mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r से लिखते हैं? mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r से लिखते हैं। क्या इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं? अब एस्केप की वैल्यू रखता हूं मैं, है ना? तो m तो कैंसिल कर दो, एस्केप की वैल्यू √2GR का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2GR डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 9, और ये 2 कैंसिल, इक्वल टू GH अपॉन R ले लो एलसीएम, यहां मिलेगा R प्लस H। ठीक, यहां मिला हमें GR/9 इक्वल टू, ये R ऊपर चला जाएगा, RGH/R प्लस H, ये वाला R भी कैंसिल कर दो। ठीक, और ये G से G भी कैंसिल कर दो, तो 9H इक्वल टू R प्लस H, और हमसे पूछा क्या? हाइट पूछी है, तो 9H माइनस H इक्वल टू R, 8H इक्वल टू R, H इक्वल टू R/8। इतनी हाइट पे जाना पड़ेगा भाई साहब, अगर एस्केप के 1/3 से फेंका है तो बॉडी को इतनी हाइट पे जाना पड़ेगा, तभी जाके उसकी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। लास्ट क्वेश्चन, होपफुली अभी तक सबके आंसर सारे सही गए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन भी सही होने वाला है, 180 आने वाले, है ना? आ जाए बहुत अच्छी बात है, आना ही चाहिए। कलर चेंज कर लूं, रेड ले लेता हूं, व्हाइट पे सॉल्व कर लूं। 4r त्रिज्या की कक्षा से 6r त्रिज्या की कक्षा में m द्रव्यमान को, ठीक है भैया, ये 4r त्रिज्या की कक्षा है, यहां से 6r त्रिज्या की कक्षा में m द्रव्यमान को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड, ध्यान दो, एनर्जी, जब भी एनर्जी लिखा हो तो हम टोटल एनर्जी समझते हैं, ना इसने पोटेंशियल लिखा है ना इसने काइनेटिक लिखा है, तो इसको क्या समझेंगे हम? टोटल एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r टू 6r। 4r में एनर्जी अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा -gmm/2 इंटू 4r। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -gmm/2r या 2h या 2 स्मॉल r, रेडियस है 4r। यहां पर अगर मैं एनर्जी लिखूं तो यहां पर एनर्जी होगी -gmm/2 6r, ट्वाइस 6r, क्योंकि 2r होता है। ये वाली एनर्जी इनिशियल एनर्जी है, ये वाली एनर्जी फाइनल एनर्जी। अगर आपको वर्क चाहिए तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं, तो वर्क डन मिलेगा फाइनल, फाइनल एनर्जी -gmm/12r माइनस ऑफ माइनस प्लस gmm/8r। ठीक, 48r, 12 से कैंसिल करो तो ये आ जाएगा -4gmm प्लस ये आ जाएगा 6gmm, -4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका 2gmm/48r, 2 से कैंसिल करो 24, तो gmm/24r, ये रहा gmm/24r। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चों पूरे 45 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो चुका है, होपफुली सबने करेक्ट आंसर टिक किए होंगे और बहुत अच्छा स्कोर भी ला रहे होंगे। आगे के टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, अच्छा स्कोर करें, अच्छा रिजल्ट लाएं, नीट में भी बहुत अच्छा स्कोर करें, अच्छा रिजल्ट लाएं, अपना भी नाम ऊंचा करें और साथ में हमारा भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन।